तब तक जो लोग हैं जो वीडियो देखेंगे तब तक वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसीलिए थोड़ा खाली छोड़ भी देते हैं। चलो, आप सभी लोगों को मेरा सुप्रभातम। आज जो है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का हमारा कौन सा डे है? डे 5 है, समझे। डे 4 आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों को डे 4 में हमने क्या बताया था कि परागण क्या होता है। परागण तो समझ आ गया ना कि परागण क्या होता है। फिर उसके बाद जो है कि आप लोगों को हमने ये बताया था कि परागण कितने प्रकार के होते हैं? 3 बताया था। स्वपरागण, कृत्रिम परागण, पर परागण, समझे। फिर पर परागण में हमने आप लोग को 3 माध्यम बताया था, कीट, जल, वायु, समझे। जंतु, जल, वायु, समझे। अब जो है कि अगर हम बात करें आप लोगों को, तो आज के टॉपिक में हम लोगों को ये पढ़ना था कि जब परागण हो जाता है उसके तत्पश्चात क्या होता है। परागण होने के तत्पश्चात जो है कि क्या होता है, समझे। ध्यान देना, आप लोगों के दिमाग में ये इमेज फिट कर गई है कल का, और ये इमेज भी आप लोग के दिमाग में फिट कर गई है, समझे। ये जो है कि हम भ्रूणकोश बनाए हैं और यही भ्रूणकोश हमने यहाँ पुष्प में रखे हैं। यह तो भ्रूणकोश ही तो है, उसका जूम फिगर हमने यहाँ बना दिया है, समझ रहे हो ना। अब ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब परागण हो जाता है, परागण किसे कहते हैं, यानी कि परागकण जो है कि वर्तिकाग्र पर गिर जाए उसे जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, समझे। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि उसके बाद क्या होता है, यानी कि जब परागण हो जाता है तब क्या होता है, समझे। तो जब परागण हो जाता है और परागकण सेम स्पीसीज का हो, समझे, तब जो है कि इस वर्तिकाग्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। इस वर्तिकाग्र से किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग नलिका का निर्माण होता है, समझे। अब ध्यान देना, पराग नलिका वर्तिका से होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार तक जाती है और पराग नलिका बीजांड द्वार तक जा करके हमको पता है आप लोगों को कि पराग नलिका में जैसे ही पराग नलिका डेवलप्ड होती है वैसे ही जो जनक केंद्रक होता है परागकण का, वह कितने युग्मक बना देता है? 2 नर युग्मक बना देता है। इससे पहले हम जब पुमंग पढ़ा रहे थे, एंड्रोएशियम के बारे में पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को बताया था ना कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 नर युग्मक बना लेता है जो जनक केंद्रक होता है। जब वह 2 नर युग्मक बना लेता है तो वह दोनों ही पराग नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं? बीजांड द्वार। कहाँ पहुँचते हैं? और बीजांड द्वार में बताया था कि ये भ्रूणकोश की संरचना है। ये जो आप लोग को दिख रहा है तंतु रूप समुच्चय, ये भ्रूणकोश का ये पार्ट बीजांड द्वार के पास, यह जो है कि पोलन ट्यूब को क्या करता है? गाइड करता है कि नर युग्मक कैसे जो है कि अंदर प्रवेश करेगा, समझे। समझ रहे ना। और फिर जो है कि यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया है कि यहाँ पर 2 सहायक कोशिका है, ये एक अंड कोशिका है, ये ध्रुवीय केंद्रक है, और ये 3 जो है कि क्या है? प्रतिमुखी कोशिका है, समझ रहे ना। तो दोनों नर युग्मक बीजांड द्वार में किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं? 2 सहायक कोशिका और एक तंतु रूप समुच्चय के माध्यम से जो है कि वो क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, समझे। अब ये देखो फिगर में, ये जो पहला नर युग्मक दिख रहा है तुमको, ये यहाँ पर हम बनाए हैं, ये जो पहला नर युग्मक दिख रहा है, यह जो है कि जो प्रथम नर युग्मक दिख रहा है, यह अंड कोशिका से, किस कोशिका से? अंड कोशिका से। यहाँ पर है ना 1-2 सहायक कोशिका है, एक अंड कोशिका है। हमने पहले ही आप लोग को बताया था कि 2 साली है, एगो क्या है? दुल्हन है, समझे। तो ब्याह किससे करेगा? साली से कि दुल्हन से? का जयमाला के लिया है, 2-4 सहेलियाँ है, तो क्या सभी को डाल देगा? कपार पर बवाल हो जाएगा और ज़्यादा, सिर पे बवाल हो जाएगा और ज़्यादा, है कि नहीं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिका है ना, तो प्रथम नर युग्मक जो है कि किससे फ्यूज करता है?
अंड कोशिका से। यस सर। किससे फ्यूज करता है? अंड कोशिका। तो जब हमारा प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करता है तो द्विगुणित युग्मनज बनाता है। युग्मनज द्विगुणित होता है, युग्मक क्या होता है? अगुणित होता है। यस सर। युग्मक क्या होता है? अगुणित। होता है। जैसे मादा नर युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, एक अगुणित मिल करके क्या हो गए? गुणित हो गए। द्विगुणित। क्या हो गए? द्विगुणित। अब यही जो है कि जब नर युग्मक, प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका से फ्यूज करेगा, इस प्रणाली को हम लोग कहते हैं सिंगैमी, यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मन। क्या कहते हैं? और संयुग्मन के प्रोसेस के पश्चात, यानी निषेचन हो गया ना, इस प्रोसेस के पश्चात किसका विकास होता है? भ्रूण का। किसका विकास होता है? और भ्रूण फिर किस में परिवर्तित होता है? बीज में। किस में परिवर्तित होता है? बीज में। जैसे चना का, गेहूं का, सरसों का, ये सब क्या है? बीज है। क्या है? बीज है। अब देखो, ध्यान देना आप लोग, एक कदम और आगे आइए। यहाँ पर जो दूसरा नर युग्मक दिख रहा है, दूसरा नर युग्मक उसके पीछे है ना, समझे? तो जो दूसरा नर युग्मक दिख रहा है, द्वितीय नर युग्मक, वह जो है कि ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, यानी कि हमने बताया था ध्रुवीय केंद्रक कोशिका में केंद्रक कितने होते हैं? ध्रुवीय कोशिका में जो बीचों बीच होता है, भ्रूण के बीचों बीच होता है, उसमें केंद्रक कितने होते हैं? केंद्रक कितने होते हैं? दो होते हैं ना। और केंद्रक तो दो होते हैं, और कोशिका कितना होता है? यानी एक कोशिका के अंदर कितने केंद्रक होते हैं? आज जब दूसरा नर युग्मक जा रहा है तो उसके अंदर भी तो केंद्रक है। तो दो केंद्रक एगो हाई केंद्रक, यहाँ पर जब तीनों फ्यूज हो जाएंगे, तीन केंद्रक हो जाएंगे, तो इसे हम कहते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो पौधों में किस प्रकार त्रिसंलयन हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया? तो अगर किताब में आप लोगों के त्रिसंलयन आ जाएगा तो क्या आप लोग उसमें डाउट करेंगे एक बार भी? नहीं ना। त्रिसंलयन किसे कहते हैं? जब दूसरा नर युग्मक, जब द्वितीय नर युग्मक, ध्यान से सुनना, जब द्वितीय नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के फ्यूज करता है, तत्पश्चात उस क्रिया को ही हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्यों कहते हैं? त्रि का मतलब होता है तीन, समझे? जैसे त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिनेत्र यानी कि वो है, वो त्रिनेत्र भगवान शंकर को भी कहा जाता है। तो त्रि का मतलब होता है तीन। तो त्रिसंलयन का अर्थ होता है, संलयन का अर्थ है मिलना। तो जब तीन न्यूक्लियस, जब तीन केंद्रक एक साथ मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। कोई डाउट? अब ध्यान देना। तो जब त्रिसंलयन हो जाता है, उसके तत्पश्चात किसका विकास होता है? भ्रूणपोष का। किसका विकास होता है? भ्रूणपोष का। इसे हम लोग कहते हैं पेन। क्या कहते हैं? पेन, यानी कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यह जो है कि किसका प्रदान करता है? भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है? और यही ये जो भ्रूण है, भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूणपोष। कौन प्रदान करता है? अरे ये जो बीज है, जो ये भ्रूण बन गया है, इसको पोषण कौन प्रदान करेगा? कौन पोषण प्रदान करेगा? समझ आ गया? तो अब आप लोग ध्यान देना, प्लांट या जो पुष्पीय पौधे हैं, जो पुष्पीय पौधे हैं, वो आप लोग एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे। और वह जानते हैं कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि पौधों में दो नर युग्मक है ना, और दोनों का दो बार निषेचन हो रहा है ना। एक यहाँ निषेचन हो रहा है, एक बार निषेचन करके क्या बना रहा है? भ्रूण बना रहा है। और दूसरा निषेचन करके क्या बना रहा है? भ्रूणपोष बना रहा है ना। तो इस तरह से दो बार निषेचन हो रहा है ना। इसे ही जो है कि हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
द्विनिषेचन यानी कि जितने भी आवृत्ति बीजी पौधे हैं यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट हैं वो एक ही समय में 2 बार निषेचन करती हैं। एक ही समय में कितनी बार निषेचन करती हैं? 2 बार निषेचन करती हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही समय में 2 बार निषेचन कर रही है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। समझे? नहीं तो हम लोग ह्यूमन हैं, अगर 2 बार निषेचन करना होगा तो कम से कम 1 साल का तो टाइम चाहिए ना। अब ध्यान देना, लेकिन इनका एक ही समय में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसे जो है कि क्या कहेंगे? द्विनिषेचन। समझे? अब ध्यान देना, 1 साल नहीं 9 महीने, समझे, लेकिन तभी भी 1 साल तो हो ही जाएगा। अब ध्यान देना, अनिषेक फलन किसे कहते हैं? ध्यान देना, अनिषेक फलन शब्दों पर ध्यान देना। फल का शब्द आ रहा है ना, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें पुष्प बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर ले उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। प्रायः अब तक आप लोगों ने सुना यह बात कि जो पुष्प होता है वह जो है कि पहले निषेचन होता है, निषेचन के बाद प्रथम नरयुग्मक के बाद निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण बनता है, और फिर जो है कि क्या होता है? द्वितीय नरयुग्मक निषेचन के बाद भ्रूणपोष बनता है, यानी कोई फल में विकसित हो जाता है। समझे? लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें बिना निषेचन के ही, कोई निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होने लगता है, ऐसे फल को हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, क्या इसके अंदर आप लोगों ने बीज देखा है? केला आप लोग खाते हो, क्या उसके अंदर बीज देखा है आप लोगों ने? अंगूर खाते हो, क्या उसके अंदर बीज होता है? उस फल के अंदर बीज होता है? क्या आप लोग अनानास खाते हो, उस फल के अंदर बीज होता है? नहीं होता है। तो ऐसे फल जो है कि अंगूर, केला, अनानास, यह किस प्रकार के उदाहरण हैं? अनिषेक फलन के एक अच्छे उदाहरण हैं। समझ गए ना? अब एक कदम आगे आना, अनिषेक जनन किसे कहते हैं? बिना नर युग्मक के निषेचन के ही, यानी नर युग्मक का जरूरत है ही नहीं, और बिना नर युग्मक के निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाए। अब भ्रूण का निर्माण होगा तो बीज का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझे? यानी कि इसमें नर युग्मक की जरूरत ही नहीं है, तो बिना नर युग्मक के निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। जनन का मतलब जो जनन करे, फल का मतलब फल डेवलप्ड होना। तो अनिषेक जनन की जो है कि नींबू की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो अनिषेक जनन के अंतर्गत आती हैं। समझे? आज चूँकि आप लोगों का टेस्ट भी है, बस ये हमने थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया। समझे? अब जो है कि जो कुछ टॉपिक बच गए हैं, 1-2 दिन और लगेंगे, जैसे कि आप लोगों का निषेचन तक तो हो गया ना। अब निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं? समझे? निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं? और एक और टॉपिक आप लोगों का छूट गया है, टॉपिक छूट गया है, वो कौन सा है? पोलिन बैंक वाला टॉपिक छूट गया है। 2-3 टॉपिक जो भी छूट गए हैं उसे और 2 क्लासेज में हम कोशिश करेंगे कि उसे ख़त्म कर दें। आज का क्लास आप लोगों का बस इतना ही। चलते हैं अब। जय हिंद, जय भारत।